हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर, जो लगातार पिछले 8 वर्षों से आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आज का जो क्लास होगा काफी स्पेशल और खास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरी तरह से अध्ययन किया था, एक्सपीरियंस किया था। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास था उसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे को हम लोग क्लियर किया था। और ये हम लोग के लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, और इसमें हम लोग सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे को क्लियर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपोर्टेंट है उन सारे को कवर करेंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए और जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए, एक भी क्वेश्चन आपका मतलब छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी दोस्त लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो उसके साथ आप लोग को नाइंसाफी नहीं करना है। दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल करने बोलिए और फटाफट से वो लोग भी एडमिशन कर लेंगे, ताकि उसकी सिलेबस वगैरह छूटे नहीं। ठीक है, और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। आप लोग के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो आप लोग का ये फर्ज बनता है कि अपने दोस्त को बुला के लेके आइए और उसका भी फ्यूचर थोड़ा अच्छा बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आपके ये एनसीईआरटी बुक के चैप्टर के नाम है। आपके पास अगर कोई और बुक है तो हो सकता है चैप्टर का नाम अलग दिखे, बट सारी चीज आप लोग को सेम मिलेगी। किसी भी बोर्ड के लिए है, सभी बोर्ड के लिए लगभग ये एलिजिबल है, मतलब सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निश्चयवाद क्या है। काफी शानदार प्रश्न है और मैंने जब आपको एक्सप्लेन करा था इस चैप्टर का तो बताया था कि निश्चयवाद क्या है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग इजीली समझ जाएंगे तो आप लोग लिख लेंगे। तो पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझा देता हूं, फिर उसके बाद दिखाऊंगा किस तरह आप लोग को लिखना है। ठीक है, निश्चयवाद क्या होता है कि इंसान की एक ऐसी विचारधारा होती है जो ये रहता है कि वो पूरी तरह से डिपेंड रहता है प्रकृति पर, यानी प्रकृति पर वो आश्रित रहता है। यानी जो भी हो सकता है वो प्रकृति द्वारा हो सकता है, यानी हम अपने से खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी हमारे भाग में जो लिखा हुआ जो तय है वो होके ही रहेगा, हम अपने भाग को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम अपने वातावरण पर निर्भर रहते हैं, हमारे आसपास में जैसा वातावरण है हम उसी माहौल में ढल सकते हैं, नहीं तो हम अगर उसके विपरीत जाएंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। यही है निश्चयवाद, यानी जो होने का है वो होके ही रहेगा, हमारा फ्यूचर पहले से डिसाइड है। बस सिंपल सा यही मानना है विचारधारा का। तो चलो इसको लिखना कैसे ध्यान देंगे। निश्चयवाद एक विचारधारा है, इसके मुताबिक इंसान के हर काम को पर्यावरण नियंत्रण करता है, जैसे कि जलवायु, जैसा जलवायु वैसा होगा। उच्चवाद प्रकृति वनस्पति। ठीक है, जो मानता है क्या है कि जो मानता है कि भविष्य जो है पहले से ही तय है, हमारी मर्जी से कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी इंसान का फ्यूचर जो पहले से ही तय है, हम इसको बदल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से ही निश्चित है। जो कुछ भी होने वाला है इंसान के भाग में वो चीज लिख दिया गया, पहले से निश्चित है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। इसी थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी थ्योरी को बोलेंगे हम लोग निश्चयवाद कहते हैं। समझ में आ गया। इसी का एक विपरीत है संभावनावाद, जो कि पूरी तरह से थ्योरी उसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या कहता है संभावनावाद, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आ गया ये दूसरा क्वेश्चन संभावना। तो चलो इस संभावनावाद को पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको इसका फिर लिखना कैसे बताते हैं। संभावनावाद में क्या कहता है कि नहीं, प्रकृति पे हम लोग डिपेंड नहीं है, हम लोग स्वतंत्र है, हम लोग आजाद है। हम लोग अपने भाग, अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी हम लोग खुद लिख सकते हैं। बोले कहने का मतलब यह है कि प्रकृति, आप बोलते हो कि इंसान की मौत, किसी इंसान को मान लो लिख दिया गया कि प्रकृति में उसकी मौत जो है 1 साल के बाद लिखी है, लेकिन संभावना तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस चीज के लिए अगर चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद, तो आप 20 दिन 1 महीना तक खाना पीना बंद कर दें। पता चला कि आपका किस्मत में लिखा था 1 साल की मौत, आप 30 दिन में ही खत्म हो गए। तो कहने का अर्थ यह है कि हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मेरी मतलब मौत है ही नहीं, आप जाएंगे किसी पहाड़ या फिर नदी में डुबा करके आपको रख दिया जाएगा, आप पता चलेगा कि आप 10 दिन तक रह के जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। यानी कहता है कि इंसान अपनी किस्मत, अपने भाग खुद बनाता है। आप अच्छी मेहनत करेंगे, आपकी किस्मत चमक सकती है। तो ये संभावना मतलब हर एक चीज पॉसिबल है। यानी कहने का मतलब ये कि हम प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहते हैं, हमारे पास वो क्षमता है, एबिलिटी है, जो हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, हम हर एक चीज को संभव बना सकते हैं जो असंभव लग रहा है। यही है संभावनावाद का विचारधारा। ठीक है, देखो किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। संभावनावाद एक वैसी विचारधारा है जो मानता है कि भविष्य निश्चित नहीं है, इंसान का फ्यूचर निश्चित नहीं है। चाहे इंसान अपने आप को अच्छा मतलब सही तरह से अपना केयर करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकता है, या चाहे तो अपने आप को नुकसान पहुंचा के 10 दिन में अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है। तो भविष्य पहले से डिसीजन डिसाइड नहीं है और हमारी मर्जी का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी हम जैसे करते हैं उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर भी बनता है। आज हम अच्छे से पढ़ाई लिखा करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही ब्राइट होगा, लेकिन पता चला आज से हम लोग जो है खेती वेती में लग गए तो हो सकता है हमारा फ्यूचर वो बर्बाद हो सकता है। यानी हम अपना फ्यूचर खुद से तय करते हैं। यही विचारधारा संभावना का। इसका मतलब कि हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है, जो हम अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार भविष्य को बदल सकते हैं। बस बहुत ही सिंपल है निश्चित संभावना।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संभावनावाद क्या होता है, निश्चयवाद क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखे हैं। यानी मानव भूगोल के कौन कौन से उपक्षेत्र है। तो जब मैंने आपको इसका अध्ययन क्षेत्र समझा रहा था कि मानव भूगोल के कुछ अध्ययन क्षेत्र है, उन अध्ययन क्षेत्रों से कुछ कुछ उसके उपक्षेत्र है। जैसे सामाजिक भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा था चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, ठीक है, साथ ही साथ ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, बहुत सारे पढ़े थे। तो ये सारे उपक्षेत्र है। तो उपक्षेत्र देख लेते, जैसे हमारा व्यवहारिक भूगोल हो गया, सामाजिक कल्याण भूगोल होगा, सांस्कृतिक भूगोल होगा, ऐतिहासिक भूगोल होगा, चिकित्सा भूगोल होगा, लिंग भूगोल होगा। जैसे लिंग भूगोल ये सामाजिक भूगोल का पार्ट है, चिकित्सा भूगोल सामाजिक का है, इतिहास भूगोल सामाजिक भूगोल का, संस्कृत भूगोल सामाजिक का है। ये सारा सामाजिक भूगोल का ही एक उपक्षेत्र है ना। मतलब हम लोग पहले जो पढ़े थे मानव भूगोल के कुछ अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र हम लोग जैसे पढ़े थे सामाजिक भूगोल पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे आर्थिक भूगोल पढ़े थे, राजनीतिक भूगोल पढ़े थे। इस तरह से कुछ कुछ मतलब अध्ययन क्षेत्र पढ़े थे। उन अध्ययन क्षेत्रों का कुछ कुछ उपक्षेत्र है। तो उपक्षेत्र वैसे बहुत सारे हैं, बट ये सारे उपक्षेत्र यहाँ पे जो है एक तरह से हमारा सामाजिक उपक्षेत्र आ गया। ठीक है, जैसे अगर और आप उपक्षेत्र देखेंगे तो हमारा जो है निर्वाचन भूगोल, वो हमारा जो है राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा, चुनाव वाला जो होता है। साथ साथ सैन्य भूगोल जो कि एक राजनीतिक, वो भी सैन्य भूगोल भी क्या है, एक उपक्षेत्र है, जो कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, मतलब राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। साथ ही साथ बात करें हम लोग कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल का हो जाएगा। ठीक है, वह पर्यटन भूगोल। तो इस तरह से बहुत सारे उपक्षेत्र हैं मानव भूगोल के। तो वैसे आप लोग को 2-4 ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। यानी मानव भूगोल को हम लोग को परिभाषा करना है, क्या होता है। तो जब मैंने आपको समझाया था भूगोल को मुख्यतः 2 शाखा में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग प्रकृति के द्वारा बनाई गई सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, और मानव भूगोल में हम क्या करते हैं, प्रकृति द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई है उनकी हेल्प से, यानी प्रकृति की चीजों की हेल्प से और कुछ अपने इंसान टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कुछ नए चीज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यानी मानव अपने वातावरण को देख करके कुछ चीजें बदलाव करता है, या फिर प्रकृति की चीजों का संसाधनों का इस्तेमाल कर कुछ नए चीजों का निर्माण करता है। ऐसी भूगोल को हम लोग क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। जैसे सड़क बोले तो पहले मैदान थी प्रकृति की पहले मैदान थी, है ना। उस मैदान पे क्या कर दिया, लोग ईंट पत्थर बिछा करके सड़क बना दिया, वो मानव भूगोल के अंदर आ गया। पहाड़ था प्रकृति की, पहाड़ को तोड़ के पत्थर बना दिया और पत्थर का इस्तेमाल किया अपने घरों में इस्तेमाल, वो मानव भूगोल आ गया। नदी थी प्रकृति की, नदी का एक जगह काट करके कुछ नहर निकाल दिया, वो क्या हो गया, मानव भूगोल गया। नदी थी, नदी के ऊपर बांध लगा दिया, मानव भूगोल हो गया। नदी थी, नदी के ऊपर पुल बना दिया, मानव भूगोल हो गया। यानी प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करना, उसके साथ छेड़खानी करके कुछ भी नया चीजें चेंजिंग करना, और उस वो सारी चीज अध्ययन करते हैं हम लोग, किसके अंदर अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को मानव भूगोल। चलिए इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। बाकी मानव भूगोल के कुछ अलग अलग विद्वान थे जो अलग अलग थ्योरी दिए, जैसे एलएनसी सैंपल, रेड जेल, हम बोल, अलग अलग जो विज्ञान है मानव भूगोल के बारे में अलग अलग थ्योरी दिए हैं। उन सब थ्योरी को भी आप लोग याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या फिर एलएनसी सैंपल के द्वारा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन वाले वीडियो में समझा दिया है, तो इसलिए एक्सप्लेन वाला वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को मानव भूगोल के बारे में बताना है। तो देखो किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी पर मानव गतिविधियों और उनके संगठन का अध्ययन है। यह समझने की कोशिश करता है कि लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो अपना पर्यावरण के साथ कैसा बातचीत करते हैं, क्या तालमेल है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे शहर कैसे बढ़ते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, ये विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, यानी अलग अलग जगह के कैसी माहौल है नहीं है, यानी इन सब चीजों के जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं, मानव भूगोल में। चाहे सड़क हो, परिवहन हो, रेल मार्ग हो, है ना, जितने बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं मानव भूगोल में। और आगे आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। फिलहाल ये बेसिक हम लोग का चैप्टर था, चैप्टर 1, और इससे हम लोग को थोड़ा भूगोल की समझ आती है, किस तरह हम लोग को भूगोल की शुरुआत करना और हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे जाएंगे अलग अलग चैप्टर पे, तो और आप लोग को डीपली सारी चीजें समझ में आएगी। फिलहाल क्वेश्चन 5 काफी लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि नौ निश्चयवाद की 3 विशेषताओं को बताएं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मानव भूगोल की विचारधाराएं, जिसमें निश्चयवाद जब आपको समझाया था, नियति यानी पहले से भविष्य निर्धारित है। उसी तरह हम लोग पढ़ा था संभावनावाद में हम लोग हर एक चीज पॉसिबल कर सकते हैं। उसी का एक बीच का रास्ता है जिसको हम लोग कहते हैं नौ निश्चयवाद। इसमें कहता है कि ना हम लोग पूरी तरह से डिपेंड है प्रकृति पर, ना ही क्या कहते हैं हम लोग खुद से पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी घटना होती है प्रकृति द्वारा तो हम उस चीज से बच सकते हैं, लेकिन उस घटना को समाप्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाढ़ आ रही है ना, तो बाढ़ से हम लोग बच सकते हैं, नाव बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, लेकिन इस बाढ़ को रोक नहीं सकते। आंधी आ रही है, आंधी से बच सकते हैं, लेकिन आंधी को रोक नहीं सकते हैं, है ना। पूरी तरह से प्रकृति पर रह सकता है निर्भर, नहीं इंसान खुद पे प्रकृति को चैलेंज कर सकता है कि हम प्रकृति की सारी चीजों को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसमें से बीच का जो रास्ता है उसको कहते हैं नौ निश्चयवाद। आप इसी की विशेषताओं को पूछ रखा है, तो क्या क्या विशेषता हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यह विचारधारा पर्यावरण की निश्चित और संभावना की
यह विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद, यानी पर्यावरण निश्चयवाद जो आपको समझा है वही निश्चयवाद और संभववाद दोनों समझा जी आपको। बीच का मध्य मार्ग अपनाती है, यानी बीच का रास्ता अपनाती है। ना ही वो संभावनावाद को पूरी तरह से सही बोलती है, ना ही निश्चयवाद को सही बोलती है, यानी बीच का रास्ता लेती है। ठीक है, यह पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। निश्चयवाद में क्या होता है कि पूरी तरह से पर्यावरण का ही पुजारी होता है, यानी पर्यावरण को ही अपना सब कुछ मानता है। संभावनावाद में पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, इंसान अपने फ्यूचर से मतलब है। ठीक है, लेकिन निश्चयवाद में क्या कहता है कि हमको पर्यावरण को भी मानना है और हमको फ्यूचर भी बनाना है, लेकिन कैसे, ताकि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। जैसे हमें कहीं पे जंगल है, ऐसा नहीं कि जंगल को पूरी तरह से विनाश कर दे और वहां पे घर बनाते अपना फैक्ट्री बसा दिए, क्योंकि नुकसान हमें को होने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जंगल है तो उससे कुछ कटाई करो, जो हमको जरूरत है जितना उतना ही, बाकी जंगल रहने देंगे ताकि हमको अच्छे स्वस्थ वातावरण मिले। तो यही कहना है निश्चयवाद मतलब नॉन निश्चयवाद का, कि हमको नहीं पर्यावरण को नुकसान करना है और नहीं हमको अपने टेक्नोलॉजी के साथ कोई कंप्रोमाइज करना है। चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और दोनों को साथ लेके चलेंगे, इसलिए इसको बीच का रास्ता कहते हैं। यह प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना और उसके विनाश से बचाना आवश्यक माना गया है। यानी अगर प्रकृति पर विजय पाना है तो प्रकृति के नियम का पालन करके विजय प्राप्त करेंगे, ना कि प्रकृति के नियम का खिलाफ करके। अगर हमको प्रकृति से जीतना है, यानी पर्यावरण के साथ रहना, तो ऐसा नहीं कि पर्यावरण को पूरी तरह नष्ट कर दिया, पता चला कि आपको 10 साल के बाद आप ही को नुकसान हो रहा है और आप ऐसा मतलब गैस वगैरह पूरा मतलब प्रदूषण हो गया, जिसकी वजह से आप खुद ऐसे मर रहे हैं, यानी अपने कारनामा की वजह से आप खुद मर रहे हैं। तो हमको प्रकृति जैसे कहा है, जैसी चीजें दिया है, उसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करना है, उसको बचाव कर रखे हमको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो 3 विशेषताएं हैं, तो आप लोग को लिख लेना है। ये विचारधारा है पर्यावरण पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का रास्ता है। यह पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने का रास्ता है। यह प्रकृति विजय पाने के लिए प्रकृति का विनाश नहीं करता है। ठीक है, तो और भी मतलब इसका विशेषता हो सकती है, बट 3 बोला है, 3 मैंने आपको बता दिया, बाकी समझा दिया तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन 6 है, काफी शानदार क्वेश्चन ये भी है, कह रहा आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों को नाम लिखें। आर्थिक भूगोल में क्या आ सकता है? आर्थिक भूगोल में जो हमारा जो है कमाने का सोर्स होगा, यानी जिससे हमारी इनकम होगी। तो आर्थिक भूगोल में क्या क्या चीजें जिससे हमारी इनकम हो सकती है पर्यटन भूगोल हो सकती है, कृषि भूगोल हो सकती है, व्यापार भूगोल हो सकती है, ये सब तो हमारी इनकम होती है ना। तो ऐसे देखा है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट आपको 2 पूछ रखा है तो फिर 2 ही बताएंगे, उसके अलावा कौन कौन है वो सारी चीज के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आर्थिक भूगोल में हमारे जो है सबसे पहला नंबर हम लोग कृषि रखते हैं। ये कृषि गतिविधियों तथा उत्पादन वितरण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, औद्योगिक भूगोल जो हमारा फैक्ट्री वगैरह होता है, यह औद्योग की स्थापना, वितरण एवं उनके विकास और उनके पर्यावरण प्रभावों का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अलावा भी है आर्थिक भूगोल के कई अन्य उपक्षेत्र भी है, जैसे कि परिवहन भूगोल, यह लोगों और वस्तु के परिवहन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करता है। व्यापार भूगोल हो गया, वह विभिन्न देशों के बीच व्यापार के पर्यटन पैटर्न और प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। सेवा भूगोल हो गया, यह सेवा क्षेत्र के विकास, स्थानीय वितरण का अध्ययन करता है। पर्यटन हो गया, पर्यटन में क्या होता है, लोग घूमने उमने आते हैं, जो ये पर्यटन के स्थानिक पैटर्न और प्रभाव का अध्ययन करता है। ऊर्जा भूगोल हो गया, जो हम लोग कुछ ऊर्जा वगैरह उत्पादन करते हैं, परमाणु ऊर्जा, उसके बाद गैस ऊर्जा या फिर क्या कहते हैं जल ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा हो सकती है, तो उससे भी तो हमको फायदा होता है ना। यह ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन करता है। तो ये सारे जो हमारा आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट आपको 2 पूछा है और बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए, ताकि आपको 2 नहीं तो कम से कम कभी अगर 5-6 पूछ दे तो भी आप लोग इजिली बना सके। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन 7 देखो, काफी शानदार क्वेश्चन ये भी है। मानवतावादी विचारधारा के बारे में आप क्या समझते हैं? मानवतावादी विचारधारा क्या है? ऐसी विचारधारा है जिसमें मानव को एक अहम रोल मानते हैं, यानी मनुष्य ही सब कुछ है, यानी इंसान के फ्यूचर के बारे में सोचा है, इंसान की स्वस्थ शिक्षा, उसकी समानता, उसका हक, उसका मतलब न्याय, इंसाफ, तर्क, उसका मतलब लेने की, तर्क कहने का मतलब कि उसका तर्क मतलब क्या कर सकते हो, उसकी सोच जो भी कहे, यानी इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, यानी एक प्रॉपर इंसान की सारी चीजों के बारे में, जो इंसान के नीड है उन सब चीजों के बारे में हम लोग जो सोचते हैं, उसी को हम लोग एक तरह कह सकते हैं मानवतावादी विचारधारा। तो देखो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मानवतावादी विचारधारा, इसका उदय 1970 के दशक में हुआ था, जो मानव के मूल गरिमा पर केंद्रित है, यानी मानव की जो मूल गरिमा है, उसकी जो बेसिक नीड है ना, तो उस पर आधारित है। ये मानव के मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण, और यह मान क्या बोलता है, यह मानता है कि मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण और उन्हें स्वतंत्रता, समानता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्मान, इज्जत, सम्मान करने का मतलब इज्जत, हर एक चीज उसकी जो बेसिक ख्वाहिश होती है उन सब के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं मानववाद के कुछ मुख्य सिद्धांत, क्या क्या इसके सिद्धांत हैं। ठीक है,
तो सिद्धांत को देख लेते हैं। फिलहाल अगर आप लोग 2 मार्क्स से पूछे तो इतना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये है आखिर क्या। मानव जीवन का मूल्यांकन, मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा और जीवन, ठीक है। मानव की गरिमा, सभी मनुष्य को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद यह सब चीज का अध्ययन करता है मानवतावादी भूगोल में, ठीक है। तर्क संगता, मनुष्य को तर्क संगत क्या कहते हैं प्राणी है और उन्हें अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में अधिकार होना चाहिए, मुझे क्या करना है नहीं लेना है, उन सब चीज के बारे में उसको खुद एक अपना अधिकार होना चाहिए, किसी के गुलाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता, मनुष्य के नैतिक प्रणाली और उन्हें अच्छे बुरे के बीच अंतर करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन मेरे लिए सही है, क्या एक तरह का अपना तर्क ही कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, इसका भी उसको अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता, आजादी, है ना, सभी मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए जिसमें विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता शामिल हो। इसके अलावा बात करें तो समानता, सभी मनुष्य को समान माना जाना चाहिए। इन्हें उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति से कुछ भी फर्क या फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं मानवतावादी विचारधारा, ठीक है। मानवतावादी विचारधारा बेसिकली हम लोग पूरी तरह से इंसान के बारे में सोच सकते हैं, इंसान की शिक्षा, इंसान की समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, क्या चीजें, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जिस भूगोल में बात करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवतावादी विचारधारा, ठीक है। और जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाल ही में जो घटना हो रही है, ये फिलिप्सन वगैरह, इन लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, यानी मतलब अंधाधुंध इसकी खाने पीने के बारे में, इसकी जो एक स्वतंत्रता है वो सारी छीन ली गई, लोग इसके साथ बेइंसाफ कर रहे हैं, एकदम अंधाधुंध बच्चे जो कि बेगुनाह है उन सबको मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, लोग भूखे भूखे मर रहे हैं, ऐसे जान दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हो रहा है जो कि इन सब चीजों के बारे में चर्चा जो हम लोग करते हैं वो मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नियतिवाद और संभावनावाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। काफी शानदार क्वेश्चन है, जबकि मैंने आपको नियतिवाद और संभावनावाद अच्छी तरह से समझा दिया तो आप लोग आसानी से इसका अंतर भी बता देंगे, क्योंकि काफी इजी है। नीतिवाद में हम लोग क्या होते हैं, नीतिवाद में निश्चित है पूरी तरह से डिपेंड है प्रकृति पर, जो होगा प्रकृति द्वारा होगा, इंसान का भाग किस्मत प्रकृति द्वारा लिख दिया गया है। जबकि संभावना में क्या कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भाग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम चाहे नहीं खाएंगे मर सकते हैं, यही तो हम अच्छे अपना सेहत का ख्याल रखें, हम काफी लंबे टाइम तक जी सकते हैं, ठीक है। किसी पत्थर को ऊपर से गिराएंगे तो वो गिरना ही है, ऐसा नहीं कि कोई अजूबा होगा पत्थर को नीचे गिरा और ऊपर चले जाएगा, यानी हमारे पर निर्भर है, हमारे पास विकल्प है, हम जैसे अपनी लाइफ बनाएंगे वैसे हमारी लाइफ बन पाएगी। तो ये होता है संभावनावाद। नियतिवाद में कहता है हम लाख कोशिश करें अपनी लाइफ बनाने की, लेकिन हमारा किस्मत भाग में जो लिखा हो, जो प्रकृति जैसा होगा वैसा होके रहेगा। बस यही दोनों का मतलब अंतर है। चलो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आपको अंतर लिखने बोलेगा तो कैसे, अगर आपको 5 मार्क्स में लिखने बोलता है तो 2 कॉलम बनाएंगे और ये सारी चीजों को अलग अलग कॉलम में डाल देंगे, या फिर ऐसे भी बोलेंगे निश्चय लिख के पॉइंट के भाई, तो भी आपका मार्क्स जो उतना ही मिलने वाला, ठीक है। और अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में छोटा में पूछता है तो बताएंगे छोटा में आपको कैसे लिखना है, वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। ये विचारधारा मानते हैं कि भविष्य पहले से ही निश्चित है और मानव इच्छा शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि जो कुछ भी होता है वो पहले से ही तय है, हम इसे बदल नहीं सकते। कौन कहता है, निश्चयवाद कहता है। उदाहरण के लिए यदि कोई निश्चयवादी व्यक्ति है तो वह सोच सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपके भाग में जो लिखा हुआ है और आप इसे बदल नहीं सकते हैं, ये कहना है निश्चयवादी का। बाकी उसी प्रकार संभावना कहते हैं ये विचारधारा मानती है कि भविष्य निश्चित नहीं है और मानव इच्छा शक्ति भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी इंसान अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार भविष्य को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास विकल्प है और हम अपनी इच्छा अनुसार भविष्य को बदल सकते हैं, ठीक है। ये सारे काफी इजी लैंग्वेज में है, आपको बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन में जो पीडीएफ मिलेगा ना, एक बार देख लीजिएगा, एकदम आसानी समझ में आएगा। कोई टफ लैंग्वेज नहीं, एनसीईआरटी के लैंग्वेज जो कि काफी टफ होते हैं और भी बुक के, लेकिन आपको इतना आसान भाषा में लैंग्वेज बना के देगा, आपको पढ़ेंगे और आपको आसानी से दिमाग में घुसते जाएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग को मिल जाएगा, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको एप्लीकेशन में इंग्लिश में मिलेगा। और जैसे आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं सिर्फ हिंदी मीडियम में, बाकी जो सारी चीजें आप लोग को मिलती है इंग्लिश मीडियम वाले के सारे आपको इंग्लिश में मिलती है, ठीक है। तो इसको आप लोग को इसी तरह इंग्लिश में भी आपको काफी इजी में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास विकल्प है और हम अपनी इच्छा अनुसार भविष्य को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई संभाववादी व्यक्ति है जो वह सोच सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपके द्वारा किए गए निर्णयों के कारण होता है, आप कोई गलत फैसला ले लिए उसकी वजह से हो रहा है, आप ऐसा मत कहिए कि मेरा किस्मत में ऐसा लिखा हुआ क्योंकि आपने स्टेप गलत लिया, ये मानना है संभावनावाद का, ठीक है। और कार्यों का परिणाम है, आप जैसा कार्य किए वैसा आप भुगत रहे हैं। अब देखो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में बताना है तो शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं, जैसे विशेषता मैंने दिया और निश्चयवाद दिया, संभाववाद दे दिया, ठीक है। आप बड़े वाले जो ऊपर में आपको जो चीजें दिखाया मैंने, आप उसको भी इसी पैराग्राफ में इस तरह लिख सकते हैं, बट मैंने शॉर्ट में दिखाया। जैसे
ये निश्चयवाद की विशेषता कहता है कि जो है भविष्य वो निश्चित है, पहले से ही तय है, जबकि संभावना कहती है अनिश्चित है, हम अपने भविष्य को चेंज कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, विकल्प से निर्धारित है ये, इसमें बहुत सारे विकल्प है, इसमें पहले से ही तय है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बस एक ऑप्शन। ठीक है, वो कहता है आपका निश्चयवाद। इसमें क्या आता है कि मानव इच्छा शक्ति अप्रभावी होती है, इसमें प्रभावी होते हैं। भाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें, कि भाग जो है आपका सबसे मेन इंपोर्टेंट है किसमें, निश्चयवाद में। लेकिन इसमें भाग पे कोई विश्वास नहीं रखता, ये कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संभावना में, कोई भाग नहीं, इंसान अपने कर्म से वो चीज लिखता, अपने भाग रचता है। ठीक है, उदाहरण जैसे जो होना होता है वो होके ही रह गया, वह हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है, आप अपना भाग खुद से बनाते हैं संभावनावाद में। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। आई होप कि आप लोग को दोनों का अंतर आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। काफी शानदार क्वेश्चन ये भी है। मानव भूगोल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाले कि मानव भूगोल के क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखो मानव भूगोल के उद्देश्य जो बहुत सारे हो सकते हैं, तो चलो इसको हम लोग लिखना है किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल के उद्देश्य में दिया मानव गतिविधियों का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं, मानव भूगोल के विभिन्न स्थानों पर मानव गतिविधि जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन। जैसे मानव भूगोल की ये सभी अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं और ये कैसे उनके जीवन को प्रभावित करता है। पूछ रखा क्वेश्चन, मानव भूगोल, तो आप लोगों को मानव भूगोल पता है ना, मानव भूगोल क्या होता है, मनुष्य अपने आसपास, मतलब मनुष्य अपने आसपास में जो भी चीजें चेंजिंग करता है, प्राकृतिक क्या कहते हैं संसाधनों का उपयोग करके जो भी चीजें बनाता है, वो सारी चीज मानव भूगोल में आता है। अब उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, तो बहुत सारे हो सकता है। मानव गतिविधियां में इंसान चेंज कर सकता है, पर्यावरण के साथ कुछ चेंज वगैरह कर सकता है, साथ ही साथ स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन। स्थानिक विभिन्नता में क्या हो सकता है कि मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विभिन्नता का अध्ययन करता है, समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये मानव भूगोल उपयोग मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संबंधों में उत्पन्न होने वाली समस्या है उसको समझने और उनका समाधान के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह कुछ पॉइंट है मानव भूगोल का उद्देश्य, आप लोग इजीली लिख लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पीडीएफ अगर एक बार में समझ लेते पीडीएफ लेंगे, इसको पीडीएफ में थोड़ा रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट टाइम में। ठीक है, और आपको बेहतर हो जाएगी। क्वेश्चन 10 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करा हम लोग को, नौ निश्चयवाद क्या होता है, और नौ निश्चयवाद आपको समझा दिया, जो संभावनावाद है और जो निश्चयवाद है, इन दोनों के बीच का रास्ते को हम लोग नौ निश्चयवाद कहते हैं। कहने का मतलब ना ही हम संभावनावाद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, ना ही निश्चयवाद को मानेंगे। यानी हम ना ही कह सकते कि हमारा जो है, हम खुद की लाइफ को पूरी तरह से बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, नहीं हम ये कह सकते कि प्रकृति ने हमको जकड़ लिया है, यानी हम दोनों से फ्री, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं नौ निश्चयवाद। ध्यान देंगे कैसे लिखना आप लोग को। नौ निश्चयवाद मानव भूगोल में एक विचारधारा है जो पर्यावरण, निश्चयवाद और संभावनावाद के मध्य का मार्ग दिखाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मानव बाढ़ को रोक नहीं सकता है, मानव बाढ़ को रोक नहीं सकता, ये प्रकृति पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन कहता है कि नहीं, हम प्रकृति पर डिपेंड नहीं रहेंगे, रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते, लेकिन बाढ़ को बचने के लिए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब क्या होगा, ये वाला जो थ्योरी है, ये वाला है आपका निश्चयवाद का। किसका है ये निश्चयवाद का थ्योरी है, लेकिन बाढ़ तकनीक का इस्तेमाल कर रोक रहा है, ये संभावनावाद का। तो दोनों को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मानव बाढ़ को तो रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रोक नहीं सकते तो हम मर जाएंगे, उसी में खत्म हो जाएंगे। हम अपना तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और हम बाढ़ से बच सकते हैं, यानी एक बीच का रास्ता अपना है। इसमें जो संभावना में पूरी तरह से चैलेंज करता है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, तो एक्सेप्ट भी करता है नौ निश्चयवाद कि हम बाढ़ को रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बाढ़ को नहीं रोक सकते, हम मर भी जाएंगे, यानी हम इससे बच भी सकते हैं। तो ये बीच वाला रास्ता हो गया। ठीक है, मरुस्थल को हरी भरी भूमि में बदल सकते हैं, यानी जो मरुस्थल है, पानी वगैरह देकर के उसमें मिट्टी वगैरह डाल के कुछ अपना तकनीक का इस्तेमाल हरी भरी भूमि में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है ना, मरुस्थल का जो वातावरण है, जो आसपास में उसका जो जैसा वातावरण है, उस चीजों को चेंज नहीं कर सकता। भले तुम एक टाइम के लिए उसके कलर वगैरह को चेंज कर दे, उसमें घास पौधा उगा दे, लेकिन जो वहां का माहौल वातावरण है उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। तो यानी प्रकृति को हम पूरी तरह से चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रकृति का हम विनाश कर सकते हैं, ना ही संभावनावाद के इस्तेमाल करके हम पूरी तरह से प्रकृति से आजाद हो सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। यानी हमको बीच का रास्ता अपना करके दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, वही कहता है नौ निश्चयवाद। ठीक है, अगला उदाहरण भी दिया हुआ, जैसे मानव प्रकृति आपदाओं से पूरी तरह से नहीं बच सकता है, लेकिन वह अपने तकनीक और ज्ञान का उपयोग करके उनके प्रभाव को कम कर सकता है। चलिए, जो हमारा 11 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 11वां क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र को लिखे। यानी अध्ययन क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे आपका सामाजिक भूगोल हो गया, ठीक है, उसके बाद नगरीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया,
उसके बाद आर्थिक भूगोल हो गया, ये सब अध्ययन क्षेत्र है। इसके कुछ कुछ उपक्षेत्र थे, जैसे सामाजिक भूगोल में आपका लिंग भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, ये सब कुछ उपक्षेत्र है। जैसे आपका राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, आर्थिक भूगोल में पर्यटन भूगोल, ये सारे उपक्षेत्र है। पर्यटन हो गया, आपका कृषि भूगोल हो गया, साथ ही साथ परिवहन भूगोल हो गया, सेवा भूगोल हो गया। तो बहुत सारे जैसे हम लोग ने पढ़ा आर्थिक भूगोल में, तो ये सारी चीज जो है अध्ययन क्षेत्र है मानव भूगोल के, आप लोग इस तरह आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे 12 है। तो हम लोग इस क्लास में लगभग 15 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे शायद आप लोग को पता चल गया होगा 15 प्लस क्वेश्चन करेंगे। 12 हम लोग क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलो क्वेश्चन 12 का हम लोग को, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, यानी मानव भूगोल किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, उसके बारे में आप लोग को व्याख्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, संबंधित है, चलो बताना आप लोग को सिंपली, वैसे व्याख्या वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो कैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग मानव भूगोल किसी एक चीज से नहीं, हम लोग इसका संग्रह जो इसकी जानकारी अलग अलग चीजों से, अलग अलग बुक से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इतिहास से कर सकते हैं, यानी पुराने जमाने के भूगोल के बारे में जानकारी हम लोग को जो हेल्प मिलेगा वो इतिहास की बुक से मिलेगा। इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि इंसान का कमाई और रोजगार के बारे में, वो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र वाला मतलब अर्थशास्त्र वाला हिस्सा में जाएगा। इंसान के मनुष्य के जीवन के जिंदगी के बारे में बात करते हैं, वो आपके बायोलॉजी वाला टॉपिक आ सकता है। कुछ हम लोग ये क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका हो सकता है फिजिक्स वाला टॉपिक आ जाए। तो इस तरह अलग अलग टॉपिक आ सकता है, क्योंकि भूगोल एक बड़ा विषय है। ठीक है, तो उसके अलग अलग जो है सामाजिक विषयों के बारे में आपको पूछ रखा है ना, सामाजिक विज्ञानों के साथ किस प्रकार संबंध है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे आप लोग को आंसर लिखना है। देखो ध्यान से, मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों का एक महत्वपूर्ण अंग है और अन्य सामाजिक विज्ञानों से अनेक तरह से जुड़ा हुआ, जैसे इतिहास। मानव भूगोल अतीत में मानव समाजों के वितरण और विकास का अध्ययन करता है, जो कि हम लोग इतिहास से पता चलता है। इसके बारे में अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र मानव भूगोल के आर्थिक गतिविधियों, यानी इंसान के इनकम वगैरह जो भी होती है, क्या स्थानिक वितरण, जो उसका मतलब स्थान के हिसाब से जो बांटा गया है उसका अध्ययन करता है। किसमें, अर्थशास्त्र में। राजनीतिक विज्ञान मानव भूगोल के राजनीतिक सीमाओं का और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है, जो कि राजनीतिक विज्ञान में आ गया। मनुष्य की जाति विज्ञान मनुष्य भूगोल विभिन्न सांस्कृतिक वितरण और विशेषताओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव भूगोल मानव व्यवहार और निर्णय लेने के प्रक्रिया को स्थानिक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। इस संबंध के माध्यम से मानव भूगोल हमें मानव समाज और उसके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को बेहतर ढंग से समझने का मदद करता है। अलग अलग चीजों से, अलग अलग सामाजिक चीजों से मिल करके हमको अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग इसको टॉपिक में डिवाइड कर दिया, ऐतिहासिक में, अर्थशास्त्र में, उसके बाद मनोविज्ञान में। क्योंकि हमारा भूगोल एक छोटा सा विषय नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। समझो पूरा पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी में क्या क्या हो सकता है जानते हैं ना। पहले हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों का हम लोग वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सोचो कितने सारी चीजें हो सकती है। तो क्या हो गया, एक दो चार टॉपिक, इसमें तो कई हजारों टॉपिक आ सकते हैं आपके। चलो फिलहाल क्वेश्चन 13 देखो करा के, प्रकृति का मानवीकरण क्या होता है। तो प्रकृति का मानवीकरण एक तरह का हम लोग कह सकते हैं, जो एक बढ़ावा देता है संभावनावाद को। प्रकृति का मानवीकरण मतलब, कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं एक तरह का संभावनावाद, यानी ये संभावनावाद का ही थ्योरी है प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है ना, जो भी प्रकृति की चीजें हैं वो सारे को चेंज करके मानव अपने कब्जा में, अपने बस में करता है। कहता है कि नहीं, प्रकृति जो है वो चीजें है, लेकिन हम लोग सारी चीजों की प्रकृति को चेंज करने में सक्षम है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको संभावनावाद समझाया, सेम वही है ये। तो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्रकृति को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को भोगवाद कहते हैं या फिर प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का विकास जैसे जैसे होते गया लोगों के पास, ठीक है, तो मानव क्या किया, प्रकृति की जो भी चीजें थी, चाहे वो जंगल था, पहाड़ था, नदियां था, सारी चीजों को क्या कर दिया, बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, अनुसार बदलना शुरू कर दिया। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भोगवाद या फिर प्रकृति का मानवीकरण। उदाहरण के लिए जंगलों को काट कर शहर बना दिया। प्रकृति का जंगल था, लोगों ने क्या किया, पूरा जंगल को विनाश कर दिया, काट दिया, शहर बना दिया। साथ ही साथ नदियों को बांध बना दिया। नदियां बह रही थी आराम से, उस पर बांध करके उसको पानी को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है, उससे ऊर्जा बनाई जा रही है ना। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रकृति का नीचे में जो है प्राकृतिक संसाधन था, लोग उसको खदानों के द्वारा निकाल करके अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो यही चीज करा है कि टेक्नोलॉजी का आते आते गया और लोग क्या किया, सारे प्रकृति की चीजों को विनाश करके मानवीयकरण में बदल दिया। इसी को कहते हैं प्रकृति का मानवीयकरण। इसी का जस्ट उल्टा है
मानव का प्रकृतिकरण, जिसमें जो है प्रकृति मानव को अपना दास बना के रखते हैं, ठीक है, और सारी चीजें जो है नियंत्रित करता है इंसान की तरह, और इंसान जो है प्रकृति को जो है पूजते हैं और उसी की पूजा करते हैं और उसी से सारी मदद मांगते हैं। सारा कुछ पूरी तरह से डिपेंड प्रकृति पर रहता है, उसी को कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। उसको वो भी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 का हम लोग को, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। यानी जो टेक्नोलॉजी हो रहा है वो धीरे धीरे विकास कर रहा है, लोग अलग अलग चीजों के बारे में खोज कर रहा है, तो प्रकृति की चीजों से किस प्रकार से हेल्प ले रहा है, और ये हेल्प लेकर के क्या वाकई में इंसान नए नए खोज कर पा रहा है। जैसे आज एरोप्लेन चल रहा है ऊपर हवाई में, ये कहाँ से आया, तो पहले पक्षी को देखा होती है, पक्षी को उड़ना कौन सिखाया, प्रकृति ने सिखाया ना, तो नॉलेज कहाँ से लिया, प्रकृति से लिया। ठीक उसी प्रकार इंसान आज आसपास में कुछ भी काम करे, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, और इसी बातचीत को लेकर के प्रकृति का ज्ञान लेकर के लोग क्या कर दिया, रोबोट बना दिया इंसान के शक्ल में। तो कहाँ से नॉलेज लिया, प्रकृति से ही लिया नॉलेज। साथ ही साथ आपका क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे आपका उड़ान वाला हो गया मसला, साथ ही साथ आपका हो सकता है क्या कहते कंप्यूटर, इंसान का जो है माइंड वगैरह जिस तरह यूज होता है, काम होता है, काम को देख करके, इंसान का दिमाग को देख करके लोग क्या क्या कंप्यूटर बना दिया। तो इस तरह प्रकृति की चीजों को देखा लोग, अध्ययन किया, उसका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके वो क्या कर दिया, उस रूप में अपना एक नया टेक्नोलॉजी का निर्माण कर दिया। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है कि प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए या टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को आंसर इस प्रकार से लिखना है, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में मौजूद अनेक प्राकृतिक घटनाएं, जीव जंतु, पदार्थ हमें प्रेरणा देता है और तकनीक नौचारों के लिए आधार बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उड़ान की तकनीक कहाँ से आया, पक्षियों के उड़ने की क्षमता की प्रेरणा लेकर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे उड़ान वाली मशीन का निर्माण किया कि आखिर पक्षी उड़ सकते हैं, तो यानी ये संभव है, तो हम लोग भी संभव कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो वेलक्रो, वनस्पतियों के बीच में कपड़ों से चिपकने की प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर वेलक्रो का आविष्कार हुआ, जो कि कपड़े और अन्य वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया गया। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी जूता वगैरह में या फिर टोपी वगैरह होता है ना, किसी को मतलब टाइट करने के लिए बेल्ट वगैरह कुछ ऐसा होता है, जो मतलब वो एक तरफ से धागा वगैरह होता है उसको चिपकाया जाता है, यानी इसको खींच करके चिपकाएंगे, चिपके रहता है, फिर उसको उखाड़ते हैं तो लगता है कि हाँ वो फट रहा है, इस टाइप का। कैसे दिखाएं आप लोग को एग्जांपल, वैसे तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन आप लोग जो कैप वगैरह होता है ना, साइज वगैरह छोटा बड़ा, या फिर आप सैंडल वगैरह जूता वगैरह अगर पहनते हैं तो उसमें छोटा बड़ा करने का होता है, आप देखेंगे उसको लगाएंगे, जब फिर कैप होगी आपका, कैप में पीछे में रहता है, उसको टाइट करके लगाएंगे, या फिर जिसका जैसा साइज है उसी हिसाब से साइज को छोटा बड़ा करके चिपकाएंगे, चिपक के रह जाता है। तो ये फिर उखड़ता है, तो इसको कहाँ से तकनीक आया, आप देखेंगे जंगलों में कुछ ऐसे वो कांटा वाला काटीला टाइप का कुछ वेलक्रो जिसका नाम है ना, वेलक्रो नाम है, कटीला टाइप का कुछ पदार्थ मिला, लोगों के कपड़ों में चिपक गया, तो वहां से तकनीक आ गया, अच्छा इस तरह कांटा टाइप का अगर कटीला टाइप का कुछ बनाएंगे और जो कुछ नरम टाइप कपड़ा टाइप का रहेगा उससे आसानी से चिपक करके किसी भी चीज को हम लोग जोड़ सकते हैं, उसके साइज को इंस्टेंट घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप लोग टोपी में देखते हैं, किसी का सर अगर बड़ा है तो टोपी में क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, लगाते हैं, उसके बाद टाइट करके लगाते हैं, यानी हो गया। जूता अगर छोटा साइज हो रहा है तो बेल्ट को खोले, उसके बाद थोड़ा टाइट किए, हो गया। तो इस तरह वेलक्रो का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ कंप्यूटर, इंसान का माइंड को देखा, पढ़ा और फिर क्या किया, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। तो कहाँ से सारे सीख मिला, कहाँ से प्रेरणा मिला, प्रकृति से नहीं मिला ना। तो वही तो क्वेश्चन आपको पूछा था कि प्रौद्योगिकी के विकास यानी टेक्नोलॉजी का विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान जो है, प्रकृति का जो नॉलेज है किस प्रकार हेल्प कर रहा है, तो ये सबसे हेल्प कर रहा है। उसके बाद अगला एक टॉपिक ले सकते हैं तो रोबोटिक्स, यानी प्रकृति में मौजूद विभिन्न जीवों की गति और कार्य प्रणाली की प्रेरणा लेकर रोबोट का निर्माण हुआ। जैसे कुत्ता है, कुत्ता के प्रेरणा रोबोट की तरह कुत्ता बना दिया, इंसान है, इंसान की तरह इंसान रोबोट बना दिया। तो इस प्रकार रोबोट एआई का यूज हुआ, एआई का निर्माण हुआ, जो विभिन्न कार्यों को स्वचालित रूप से करने में सक्षम है, यानी खुद से वो लोग करने में सक्षम है, बस सिर्फ वो सांस वगैरह नहीं ले सकता, लेकिन खुद यानी उससे बात कर सकते हो, ऐसा ऐसा चीजें टेक्नोलॉजी ने बना दिया है, ठीक है। तो ये सारा हेल्प कहाँ से मिला, उसको प्रकृति से ही मिला, ठीक है। तो प्रकृति का ज्ञान हमें केवल कई तकनीक को विकल्प करने में मदद करता है, बल्कि क्या कहता है, प्रकृति का ज्ञान हमें ना केवल नई तकनीकों को विकसित करने में मदद करता है, बल्कि मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने में भी सहायता होता है। यानी कहने का मतलब जो है, हम लोग इतना ही तक सीमित नहीं रहे कि प्रकृति से हम ज्ञान प्राप्त किए और नया चीजों का आविष्कार किए, इतना ही तक नहीं है, यहाँ तक कि प्रकृति के जो चीजें हैं उसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे पवन जो है, हवा जो एक तरह का ऊर्जा है, लेकिन उस हवा का इस्तेमाल टरबाइन में यूज करके और हम ऊर्जा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सूरज,
हम लोग को ऊर्जा दे रहा है ऑलरेडी, लेकिन सूर्य की ऊर्जा को लेकर के सोलर में इस्तेमाल उसको और ऊर्जा में बदल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका बांध, नदी में पानी चल रही है, पानी से ऑलरेडी आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन बांध का समय उससे हम बिजली ले रहे हैं, यानी और भी उसको हम लोग ऊर्जा में दे रहे हैं, यानी प्रकृति ऑलरेडी जो दे रहा है हम लोग को उसको और हम लोग बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग को भी ज्ञान मिलती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से उपयोग ऊर्जा में बदलने के लिए सौर पैनल का विकसित हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। पवन ऊर्जा, हवा पहले से ऊर्जा दे रही थी, लेकिन आप क्या किया, उसके लिए टरबाइन लगा दिए, पवन चक्की लगा दी जगह जगह पे, उससे आपको और ऊर्जा मिल रहा है। जल, ऑलरेडी आपको जल से ऊर्जा मिल रहा था, जल विद्युत से आप कहीं कहीं बांध बना दिए, उससे और आपको ऊर्जा मिल रहा है। यानी प्रकृति चीजें जो आपको ऊर्जा ऑलरेडी जो चीजें आपको दे रही थी उसको और तकनीक को और आप बढ़ा दिए। कुछ तो प्रकृति हेल्प से आपने नई चीजों का आविष्कार भी किया, लेकिन जो प्रकृति की चीजें ऑलरेडी आपको जो मिल रही थी उसको और आप बढ़ावा दे दिए। ठीक है, तो हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, यह 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। हमें निष्कर्ष ये मिलता है कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में मौजूद अनेक प्राकृतिक घटनाएं, जीव जंतु और पदार्थ हमें प्रेरणा देती है कि तकनीक नवाचारों के लिए आधार बनाते हैं। प्रकृति के ज्ञान का उपयोग करके हम न केवल नई तकनीक को विकसित कर सकते हैं, बल्कि मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने में भी सहायक हो सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन 15 आपके स्क्रीन पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, नौ निश्चयवाद संकलनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, नौ निश्चयवाद संकलनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। यानी किस प्रकार नौ निश्चयवाद जो है अच्छे ढंग से, यानी एक तरह का संतुलन, यानी बराबरी करने का मार्ग दिखा रहे हैं, इंसान को सही रास्ता दिखा रही है कि इस हिसाब से चलो तो हम प्रकृति का विनाश नहीं कर सकते हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो ध्यान देंगे हम लोग किस प्रकार इसको आंसर को लिखना है। तो देखो, आंसर लिखने के लिए हम पहले सबसे देंगे, नौ निश्चयवाद एक विचारधारा है जो पर्यावरण निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच को संतुलन बनाने का प्रयास करती है, यानी बीच को मार्ग दिखाती है कि हमको इस रास्ते पे चलना है, ना ही संभावनावाद को अच्छा पूरी तरह से मानना है, ना ही निश्चयवाद को मानना है। ठीक है, नौ निश्चयवाद, जैसे देखो यहाँ पे, नौ निश्चयवाद इन दोनों विचारों के बीच एक मध्य मार्ग अपनाता है। यह मानता है कि मानव गतिविधियां पर्यावरण से प्रभावित होती है, लेकिन वह पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती है। मानव स्वतंत्र इच्छा और निर्णय का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है ना। मानव स्वतंत्र है, यानी मानव की आजादी और उसकी इच्छा, निर्णय का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव सीमित होता है। ये नहीं कि आप उस पर प्रभाव पड़ता तो आप उसी के मतलब पूरी तरह से आप सोचेंगे पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है, नहीं, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पूरी तरह से आप चैलेंज करें प्रकृति में, ये गलत है। तो नॉन निश्चयवाद कहता है कि नहीं, ना ही हम पूरी तरह से प्रकृति को चैलेंज कर सकते हैं, ना ही पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है, नॉन निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप प्रकृति से जीत हासिल करना चाहते हैं तो प्रकृति का जो पालन है उसी का इस्तेमाल करके ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोलेंगे कि हर एक चीज संभव है, मैंने कई बार बताया, आपने कहा कि नदी को जो है क्या कहते हैं कि हम बांध बना रहे, संभव है। पता चला कि आप जहाँ पे नदी में बांध बना रहे हैं, आप ऐसे बांध बना रहे ऐसे नदी पे जहाँ पे नदी पानी का रफ्तार बहुत ज्यादा है और वहां पे पानी को रोकना, यानी अपने आप को नुकसान करना। बांध बना दिए, पूरे चारों तरफ सैलाब आके भर गया, इससे किसको नुकसान हुआ? आप ही को नुकसान हुआ ना। यानी हमको कुछ भी चीज लिमिट पे इस्तेमाल करना है, यानी प्रकृति का जैसा नेचर है, जिस तरह हमको लगता है कि ये चीज करना सही है, उसी हिसाब से करना है। प्रकृति के साथ चैलेंज नहीं करना है। आपने जंगल पूरे काट दिया और पूरा फैक्ट्री वगैरह बसा लिया, लेकिन नुकसान फ्यूचर में किसको होगा? आप ही को नुकसान होगा। यानी प्रकृति का भी हमको ख्याल रखना है और फिर क्या करते हैं कि हमको अपना भी कुछ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो वही चीज कहता है नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति में विजय प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि मानव पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर अपनी गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मानव जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना चाहता है तो उसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना होगा। यानी इंसान अपने जलवायु को परिवर्तन, अपनी जलवायु को खराब नहीं करना चाहता है, तो जो जीवाश्म ईंधन है जिससे आपको नुकसान होता है, पर्यावरण को दूषित होते हैं, उसका इस्तेमाल आपको कम करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करना पड़ेगा। नवीकरणीय यानी वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, जो हमेशा बनता है, जो प्रकृति के रूप में मिलते हैं, जैसे आपका वायु हो गया, जल हो गया, सूर्य हो गया, ये सब नवीकरणीय हो गया। ठीक है, यदि मानव प्रकृति संसाधनों का संरक्षण करना चाहता है तो उसे अस्थायी विकास के सिद्धांत का पालन करना होगा। यानी अगर चाहता है इंसान वाकई में कि प्रकृति जो संसाधन वो लिमिट है, वो एक टाइम पे खत्म होगा और फिर नुकसान हमें को होने वाला है। ठीक है, तो इसका लिए वो क्या कर सकते हैं, उसे अस्थायी विकास के सिद्धांत का पालन करना होगा।
तो हमारा निष्कर्ष ये मिलता है कि नव निश्चयवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, क्योंकि यह हमें पर्यावरण और मानव गतिविधियों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो क्वेश्चन 16 में देखिए, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। काफी इजी क्वेश्चन, ध्यान देंगे। मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि इंसान जो है पूरी तरह से प्रकृति का दास बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, उसी को हम कह सकते हैं मानव का प्रकृतिकरण, यानी पूरी तरह से डिपेंड है प्रकृति पर, जिस तरह हम लोगों ने नियतिवाद यानी निश्चयवाद में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी का ये है आपका दूसरा अलग मतलब विचारधारा, जिसको कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृति एक ऐसी विचारधारा जो यह मानती है कि मानव प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, और प्रकृति मानव जीवन को प्रभावित करती है, यानी प्रकृति चाहे तो इंसान को मार सकता है, जिला सकता है, जो भी कर सकता है, सारा चीज डिपेंड करता है प्रकृति पर। ठीक है, जो कि धार्मिक विशेषताएं हैं ये। ठीक है, धर्म को मतलब जो भी अलग अलग धर्म है, वो धर्म जो है अगर धर्म के ग्रंथ के अनुसार चले तो वो किसको मानेगा, तो जो भी धर्म ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ के अनुसार हम लोग चले तो हम लोग किस पे मानते हैं, हम लोग नियतिवाद पे यानी निश्चयवाद पे, या फिर कह सकते हैं हम लोग मानव के प्रकृतिकरण पे, यानी हम लोग प्रकृति पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वही चीज कहता है मानव के प्रकृतिकरण में क्या होता है कि मानव प्रकृति के एक विचार, मानव जो पूरी तरह से प्रकृति का दास है, प्रकृति से जो मांगना होता है वो मांगता है। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार क्या होता है, इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करता है, जो प्रकृति कहा गया है, जो करने कहा गया उसी चीजों का पालन करता है। प्रकृति मानव स्वस्थ सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी सोचता है कि प्रकृति जो हमारे स्वस्थ और सुरक्षा के लिए आवश्यक, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी हमारा सेहत खराब हो तुमको दुआ करना है, प्रकृति से मांगना है, उसी चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर कहता है कि मानव को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। मानव जो है प्रकृति का सम्मान, यानी प्रकृति जो चीजें हैं वातावरण आसपास में, उन सब चीजों को सम्मान करना चाहिए, इंसान को उसका इज्जत करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए, उसी का वही उसका फ्यूचर है, वही उसको पालेगा। अपने वातावरण को खराब करेगा तो कौन पालेगा उसको, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, फिर तो ये आपका संभावना में जाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि अपने वातावरण जो आपके आसपास में उसको आपको सेफ रखना है, सम्मान के साथ रखना है, उसको अच्छे से बचा के रखना है, तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो प्रकृति आपको विनाश कर देगा। ठीक है, और उसकी रक्षा करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिखाते हैं अब यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं मानव प्रकृति के कुछ उदाहरण। प्रकृति आपदाओं के समय मानव प्रकृति की शक्तियों को क्या कहते हैं कि प्रकृति आपदाओं के समय मानव प्रकृति की शक्तियों को समझता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। मानव प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे और जानवरों का उपयोग अपने जरूरतों को पूरा करने करता है कि हाँ, हमारे लिए जो प्रकृति ने पौधे दे दिए, जानवर दे दिए, जिससे हम अपने खाने पीने, अपने फ्यूचर, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मानव प्रकृति को सुंदरता, आनंद लेने और उसकी रक्षा के लिए प्रयास करता है। तो अतः इन चीजों से हमको क्या मिलता है निष्कर्ष, कि मानव प्रकृतिकरण एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, क्योंकि हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी समझाने में मदद करता है कि हमें प्रकृति का सम्मान क्यों करना चाहिए और उसकी रक्षा क्यों करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है टोटल 16 क्वेश्चन था इस चैप्टर से, और आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और इसको पीडीएफ को आप लोग एक बार ले लीजिएगा बोर्ड एजुकेशन पे, वहां पे आप लोग पीडीएफ से भी इसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में। बाकी जो भी बच्चे आप लोग के आसपास में है, जो भी अभी तक एडमिशन नहीं किए, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा उसको एडमिशन करवाइए, डेली क्लास करवाइए, ताकि उसका भी फ्यूचर बने और आप लोग का भी वहां पे नाम आए कि हाँ, मुझे कोई हेल्प किया था। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो भी पता नहीं होता उसको ऑनलाइन के बारे में और क्लासेस के बारे में, तो उससे उसको मोटिवेट मिले। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।